5 अगस्त 2019 यह भारत का वह ऐतिहासिक दिन था। इस दिन ही एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक रात पूर्व भी उनके घरों में हाउस अरेस्ट किया गया, जिससे राज्य में किसी भी अप्रिय घटना को घटने से रोका जा सके। 370 और 35A को हटाने पर भारत के सभी राज्यों में जश्न का माहौल है। साथ ही जम्मू कश्मीर के स्थायी लोगों ने भी इस तरह की हटाने पर अपनी खुशी जाहिर की और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। लेकिन देश की विरोधी पार्टियों और धारा 370 और 35A के नाम पर राजनीति कर अपने घर चलाने वाली पार्टियों को यह बात रास नहीं आई, जिसके विरोध में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह चीन की मदद से घाटी में फिर से 370 और 35A को बहाल कर आएंगे। लगभग 14 महीने की हाउस अरेस्टिंग के बाद भाजपा की सहयोगी रही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया। 14 महीने की हाउस अरेस्टिंग के बाद पहली बार घर से बाहर निकली महबूबा मुफ्ती ने सभी विपक्षी पार्टियों के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह जब तक घाटी में धारा 370 और 35A बहाल नहीं हो जाती, वह भारत का तिरंगा नहीं उठाएंगी और ना ही किसी भी चुनाव में हिस्सा लेंगी। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीज़ों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है, और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। हमारे साथ हैं सेना से सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लगातार 2 साल तक अपनी सेवाएं दी और इंटेलिजेंस में रहकर जितनी भी जम्मू कश्मीर की गतिविधियां उन पर नज़र रखी। साथ ब्रिगेडियर साहब, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नक्सलवादी और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा है कि ये जो लीडर्स हैं वहाँ पे, ख़ास करके जम्मू कश्मीर में, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पाने के लिए या पॉलिटिकल चीज़ों को पाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, और जब लगता है कि जब आसानी है तो ये बयान अपने वापस ले लेते हैं। और ये आज की बात नहीं, वर्षों पुरानी बात रही। अगर आप जानते हो तो जो फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला जी, वो भी जब इस तरह की बयानबाजी करी थी, 10 साल के लिए उनको जेल में भी डाला गया था। तो ये नई बात नहीं है। लेकिन इस बार क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को जब हटाया गया, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। झटका इसलिए था कि कभी सोचते थे कभी हटा नहीं सकते इसको। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन बड़े आसानी से उसको हटा दिया गया। तो 5 अगस्त 2019 को, अगर याद होगा, एक गुपकार डिक्लेरेशन भी इन लोगों ने करा था। और गुपकार डिक्लेरेशन में ये था कि हम आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करेंगे। लेकिन कैसे बहाल कर सकते हैं? ये बहाल करना अब आसान नहीं है। निकालना जितना मुश्किल था, बहाल करना भी उतना मुश्किल है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, साथ में इनके सिर पर ISI और बाकी जो मिलिटेंट्स हैं उनका सहारा है। अगर नहीं बोलेंगे तो इनको हो सकता है कि इनके विरुद्ध वो लोग कार्रवाई करेंगे, तो ये लोग देते हैं स्टेटमेंट इस तरीके की। अब आपका ये कहना है कि क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सब जो है, जो सत्ता में जो गवर्नमेंट है वो उसके बारे में सोचेगी और बताएगी। अब तक क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा, ये गवर्नमेंट ही बता पाएगी। हो सकता है कि कई बार इनको उठा के जेल में डाल देते हैं, उनको पॉलिटिकल गेन मिल जाता है, ये हीरो बन जाते हैं, इसीलिए शायद ना डाला उनको। अब्दुल्ला ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें बोला है कि चाइना की मदद से कहीं ना कहीं धारा 370 और 35A को बहाल किया जाएगा। तो जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, साथ में जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है
और जो हमारा दुश्मन है, जो दुश्मन देश है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातों से उसे बढ़ावा दिया जाता है। उनका ये जो कहना एक हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि चीन में जो उइघुर मुसलमान हैं उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, और चीन उनको नहीं छोड़ रहा है तो इनको क्या छोड़ेगा अगर जो जोड़ भी लिया इन्होंने। तो चीन अगर आएगा तो ये जो जितने फारूक अब्दुल्ला हैं ये वैसे ही बिहाइंड द बार चले जाएंगे, या फिर उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी भाई आप चीनी बोलो, आप हिंदी नहीं बोलोगे आप। तो ये तो हास्यास्पद स्टेटमेंट है, बोलने दो उनको। चीन जो है कोशिश ज़रूर करना चाह रहा है। अगर आपको पता है अभी रिसेंटली एक नया नक्शा भी पाकिस्तान ने निकाला है, अजीब सा नक्शा बनाया है जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जाके इसका डिसीजन लेंगे। बड़ा अजीब सा नक्शा है, ऐसा कुछ देश का नक्शा देखा जैसे बाउंड्री नहीं है, और कहते हैं बाकी जो है चीन देखेगा। तो ये चीन की मदद इसलिए है कि चीन इनको फंडिंग कर रहा है, चीन इनको पैसा दे रहा है, इनके बैंकों में पैसा जाता है, जो इनकी स्विस बैंक वगैरह हैं, इनके जो काफ़ी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, इसको चीन मदद कर रहा है। तो उनको बोला बोलो, ये बोल रहे हैं। चीन कभी मदद नहीं कर पाएगा इसके अंदर, इसमें कोई बदलाव भी नहीं आ सकता। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोनों, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी करी जा रही है, कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। ये उनका उद्देश्य जरूर है, लेकिन देश की भावनाएं ऐसे जो टटपूंजी से लोग बैठे हैं उससे कुछ आहत नहीं होते। ये किसी के नहीं है, ये पहले भी नहीं थे, क्योंकि पहले इनको मदद मिल रही थी, पैसे दोनों तरफ से मिल रहे थे तो खुश थे। आज एक तरफ से भारत की तरफ से पैसा मिलना इनका बंद हो गया है, इनकी रोटी पानी जो रुक गई है, तो ये स्टेटमेंट दे रहेंगे। तो भारत की भावनाएं हाँ थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ऐसे रोज़ रोज़ इनकी बातों से कोई आहत नहीं होती बातें। धारा 370 और 35A के जितने भी सर जो प्रावधान थे और राजनीतिक लाभ थे, कहीं ना कहीं इनके ख़त्म हो चुके हैं। तो जो सिंपल जिस तरीके से केंद्र शासित कर दिया गया है, तो उसमें और 370 में कितना फ़र्क होगा सर? ऐसा है कि आर्टिकल 35A जब लगाया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 1953 से 10 साल पहले जो लोग आए हैं उनको परमानेंट रेजिडेंसी, जो 43 से पहले उनको मिलेगी परमानेंट रेजिडेंसी, उसके बाद वालों को नहीं दी जाएगी। तो हुआ क्या उसके बाद, जब वो जो वहाँ पर कई लोग, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो POK से या POJK बोलते हैं, भारत जब आए थे तो उनको वहाँ का, क्योंकि 43 के बाद आए थे तो उनकी वहाँ की जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली, वंचित रहे। तो नागरिकता नहीं मिलने से क्या होता है, जब नागरिकता नहीं मिलेगी तो उन सबको वहाँ की नौकरी नहीं मिल पाती थी, खाने पीने की प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे। इसके अलावा जो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट ज़मीन खरीद सकते हैं। दूसरा, जो वहाँ पे कई एक वाल्मीकि परिवार इधर अपने पंजाब से वहाँ पर आए थे, उनको ये कहा था कि भाई हमारे यहाँ साफ़ सफाई की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप आइए साफ़ सफाई के, आपको वहाँ पे हम नागरिकता देंगे। लेकिन क्योंकि 43 के बाद आए थे तो उनको भी नागरिकता की प्रॉब्लम आ गई। बेचारे वो काम तो करते रहे, उनका बेटा डॉक्टर भी अगर बन जाएगा तो उसको वहाँ पर आके स्वीपर की नौकरी मिलेगी। इस तरीके से काफ़ी नुकसान थे, फ़ायदे नहीं थे। लड़कियाँ होती हैं, जैसे वो अपने किसी और जगह शादी कर लेती हैं तो उनकी नागरिकता चली जाती है, वो ज़मीन से वंचित हो जाती हैं। तो फ़ायदे नहीं थे, इनके पर्सनल फ़ायदे थे, वैसा कोई फ़ायदा इनको नहीं था इसके अंदर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्ज की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, माकपा, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मिलाया है। इन सभी राजनीतिक दलों ने शनिवार को सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि वे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की तरह विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम द्वेषपूर्ण, अदूरदर्शी और पूरी तरह असंवैधानिक था। तिरंगा ना उठाने के बयान पर देश भर में महबूबा के खिलाफ गुस्से का माहौल है। जगह जगह चौराहे पर महबूबा मुफ्ती के पुतले दहन किए जा रहे हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश के तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। ये पब्लिसिटी स्टंट के बात के पीछे की गंभीरता देखी जानी चाहिए कि हमें दुश्मन का तो पता है कि दुश्मन है पाकिस्तान और चीन, मगर ये जो अपने देश के जो नेता हैं इनका नहीं पता है। तो क्या इन जो इन्होंने ये बातें करी हैं इससे स्पष्ट नहीं है कि ये दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक है? जो देश के अंदर बैठ के देश का खा रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं, दुनिया भर की इन लोगों को सहूलियत मिली हुई है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट फंड दे रही है,
सिक्योरिटी दे रही है, उसके बाद ये देश के विरोध की बातें कर रहे हैं। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, क्या ऐसा अगर कोई पंजाब के किसी लीडर ने या किसी सिख ने कर दी होती, इतनी देर में उसको ठेल के अंदर कर दिया होता कि ये आतंकवादी है। और आपको इससे स्पष्ट आतंकवाद की क्या परिभाषा मिलेगी जो ये कह रहे हैं कि साहब चीन की मदद से हम करवा लेंगे। इसका मतलब है कि इनके सारे जो तार जुड़े हुए हैं ना, इनके पाकिस्तान की ISI से और चीन के, तो ये चीन के खबरची है ना यहाँ पर। तो सरकार किस चीज़ को देख रही है, किस चीज़ का इंतजार कर रही है। और रही बात कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ने लायक तो अब आप रहे भी नहीं। वहाँ की जो जनता है कश्मीर की, वो देख चुकी है। कश्मीर की जनता तो लेके लठ आपके पीछे फिर रही है। चुनाव तो वो लड़े ना जो निष्पक्ष एक नेता हो, जिसकी अब रह गई हो। इनकी समाज में ना अपनी जात में ना कश्मीर में इन लोगों की कोई वक़्त नहीं रह गई है। इसलिए ऐसे उल्टे सीधे बयान दे के जनता को उकसाने का भी प्रयास करते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इस तरीके के बयानों का समर्थन करती है, तो कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को आहत करती है। देखिए जी, कांग्रेस जहाँ तक मेरी बात है, मैं अभी इन दिनों बहुत स्टडी कर रहा हूँ। कांग्रेस, मेरे जो विचार से, कांग्रेस से बढ़ के खतरनाक पार्टी ही आज कोई भी नहीं है। मैं अपना अगर सिख समाज का लूँ तो राइट फ्रॉम पार्टीशन कांग्रेस ने सिखों ने इतने बलिदान दिए इस देश के लिए। देश की जो आज़ादी के अंदर 87% अगर शहीदियाँ सिखों की हैं, तो क्या सिखों को नहीं इस देश में प्रेफरेंस मिलना चाहिए था? 87 का मतलब है 100 अगर शहीद हुए तो उसमें से 87 सिख थे। भगत सिंह, राजगुरु, ऊधम सिंह, देखिए एक 17-18 साल का बच्चा जिसने अपने सामने सैकड़ों हज़ारों को बेमौत मरते देखा, उसने ठान लिया कि मैं जनरल डायर को नहीं छोड़ूंगा, और वो कितने साल बाद वो इंग्लैंड पहुंचा और जनरल डायर को ख़त्म करके आया, है ना। ये क्या, ये शहीदियाँ क्या, मतलब जो है इनका कोई लाभ सिखों को नहीं देना चाहिए? सिखों से जो वायदे करेंगे इस कांग्रेस के शासन में, वो आज तक पूरे नहीं हुए। सिखों ने कभी मांग उठाई तो उनको आतंकवादी बता दिया गया और जेलों में ठूस दिया गया। तो मैं ये कहता हूँ, ये कांग्रेस, ये भी कश्मीर समस्या ये कांग्रेस की ही देन है। किस लिए इनको खीर खिलाई जा रही है सर? किस लिए? धारा 370 ऐसा कश्मीरियों ने क्या कर दिया है? क्या आज़ादी की जंग में इन लोगों का कोई सहयोग था? क्या इनके कुछ परिवारजन, उन्होंने कुछ शहीदियाँ दी थी इस देश के लिए? ऐसा कौन सा काम कर दिया कि इनको 1 रुपये का किलो चावल मिल रहा है? इनको हर एक चीज़, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। ये अगर कोई क्राइम भी कर देते हैं वहाँ पर तो कोई भी इनके ऊपर काम नहीं हो रहा। किसी को मार भी दे रहे हैं तो इनको कानून काम नहीं कर रहा। तिरंगे को ना उठाने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं अगर देश में किसी और कोने में अगर इस तरीके की बात की जाती तो उस पर राष्ट्रीय विद्रोह लगाया जाएगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती को पब्लिसिटी स्टैंड के लिए इस तरीके की देश विरोधी बातें करना, साथ ही चाइना और पाकिस्तान का नाम लेना, कहीं ना कहीं विरोधियों को, दुश्मन देश है उनको बल देना। अब बिल्कुल 100%। कम से कम ये चाइना इस समय जो है, चाइना पूरी तरीके से इंडिया के विरोध में काम कर रहा है और ऐसी गतिविधियों को उकसावा दे रहा है ना। और वो कि ऐसी उकसावा दे, उनका बेस लेके अब कल को चाइना भी कोई बयान देगा जरूर। इनके मुफ्ती और जो अब्दुल्ला ने भाषण जो दिए हैं अपना कि धारा 370 के लिए हम चीन से हम वो करेंगे, तो डेफिनेटली इनके लिंक हैं। मेरा मतलब है देश के तिरंगे पे बात उठाऊंगी नहीं तिरंगा। अरे इसको रिहा किस लिए करा गया? इसको दोबारा 1 मिनट के अंदर, इसको तो तिहाड़ जेल के अंदर जो है, जो कौन सी बैरक होती है जहाँ पे बिल्कुल एकदम से गुमनामी वाली बैरक, उसके अंदर इन लोगों को डाल देना चाहिए। किस बात का सरकार जो इंतजार कर रही है? सिंपल सी बात है। देखिए साहब, मेरा जो मानना है, इस देश के अंदर राजनीति ने इतना सत्यानाश करा, इतना बेड़ा गर्क करा है। इन राजनीतिज्ञों की वजह से आम जनमानस का जो जनजीवन है वो प्रभावित होता है। जब तक इस देश की कोई राष्ट्र नीति नहीं बनेगी, राष्ट्र नीति ऐसी होनी चाहिए कि कोई किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोई इस जो राष्ट्र विरोधी जो इस तरीके के बयान हैं, ये किसी को अलाउ नहीं है। और एक एजुकेशन सेट का सिस्टम सेट होना चाहिए। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम सेट होना चाहिए। राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अगर वो जो वायदे उसने करें उसके अनुरूप काम नहीं करता हमारा नेता, तो उसको बुलाने का वापस हमें हक होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किसी धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ी, तो जब तक हम लोग इसको कठोरता से नहीं लागू करेंगे, ये 2-2 टके के नेता इस तरीके का बयान देके और माहौल ख़राब करते रहेंगे। और रही बात इनके बयानों की, कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ अब एक तिहाड़ जेल है, जहां इनको अंधेरी कोठरी में बंद करके और इनको स्ट्रिक्टली से आजीवन इन लोगों को वहां पर डाल देना चाहिए। बीजेपी के द्वारा धारा 370 और 35 को उठाया गया,
महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी की सपोर्ट से ही रही, जी, लेकिन उसके विरोध में बोलती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस तरीके से अपने संबंध खत्म कर देना चाहिए इन लोगों को। नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से बीजेपी के तो संबंध अब बाय बाय, बीजे संबंध ही खराब होते तो ख़त्म नहीं होते तो बीजेपी उसको किनारे नहीं करती। और धारा 370 हटाना एक बहुत ही बड़ा साहसिक कदम था, जो कि कांग्रेस के टाइम में कभी भी नहीं, सिवाय केवल कोरी बातें करते रहे, कोई कभी इन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाए। इतना आर्मी का वहाँ पर टॉर्चर इतना करते थे, ये जरा 2-2 टके के पत्थर मार रहे हैं, आर्मी को इग्नोर कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में तो ये हालत थी आर्मी को, उनके पास तो LMG हैं और इनको गुलेलें दे दी गई थी फौजियों को कि आप गुलेल से करिए, बताइए क्या था, ठीक है वो। और ये ऑर्डर था आर्मी के लिए कि जब तक वो मिलिटेंट्स गोली ना चला दें और वो गोली से कोई अधिकारी या जवान मारा ना जाए, तब तक आर्मी गोली नहीं चला सकती। कांग्रेस के टाइम में ये आदेश थे। आज कम से कम स्पष्ट आदेश तो है उन लोगों को कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई सामने पड़ जाए बिल्कुल उड़ा दीजिए गोली से। तो बहुत बड़ा साहसिक काम कर दिया हमारी सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, बड़ा ज़बरदस्त, राजनाथ सिंह जी ने ये काम करा। कम से कम आज जो है वहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, जो एक आराम परस्त हो गए, खीर खाने के आराम के पैसे आ रहे हैं, इन सब के इन्होंने अरबोंपति हैं जी, जितने नेता ये है ना, अरबोंपति। इनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ रहे हैं, रॉयल ज़िंदगी जी रहे हैं ये। इनको सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे रही है, करोड़ों रुपये गवर्नमेंट दे रही है। अब कम से कम भाजपा ने इतना कदम तो उठाया, इन सबको हटा दिया और उसका सब जगह वेलकम हो रहा है। ये टुच्चे मुच्चे रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर के जो उस पार खड़े हुए हैं वो दुश्मन दिखते हैं, लेकिन देश में इस तरीके के दुश्मन हैं, उससे किस प्रकार बचा जाए। साथ ही जो बयानबाजी हो रही है कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि ऐसे लोगों को देश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसा देश के बाहर क्यों, देश का कानून बड़ा सक्षम है। मैंने आपको सिंपल एक बात बताई अपने कि अगर ये देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई पंजाब का सिख कोई ऐसा बयान दे देता कि हमें खालिस्तान चाहिए और हम इसको स्वीकार, झंडा हम जला देंगे, झंडा नहीं पकड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं लगता, यही सरकार उसको बंद कर देती है ना। अब ये सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, मेरे को हैरानगी हो रही है। एक देश के अंदर अलग अलग क्या धर्म को देख के कानून अप्लाई किया जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देश विरोधी बात है, ये आतंक का समर्थन है और आतंक विरोधी जो हमारी धारा हैं उनके विरुद्ध लगा के लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। इन्हें 2 मिनट भी बाहर रहने का काम नहीं है। साथ ही भारत सरकार से मांग की गई है कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। अगर वहाँ का कोई बच्चा भी आएगा तो नीचे बोलते हैं कि कहाँ गए, दिल्ली होकर आएगा या चंडीगढ़ जाएगा, तो बोलेगा मैं इंडिया होकर के आया। कि बचपन से वो चीज़ उनकी वो चीज़ चली है कि हम इंडिया होकर के आए। तो एक दिल्ली होकर आए, चंडीगढ़ होकर के आए, वो बाद में बोलेगा, पहले बोलेगा मैं इंडिया होकर के आया। कहाँ गया है? अगर कोई काम से भी गया है बाहर तो इंडिया में गया है। अजमेर शरीफ में भी जाते हैं कभी दर्शन के लिए, या निज़ामुद्दीन में आते हैं तो कहाँ गए? बोले इंडिया में गए। इंडिया में क्या? ज़ियारत करने गए। तो ये बचपन से ही बच्चे सुनते हैं और वही सुन के वही उनकी मानसिकता बनती है। तो यही दर्शाता है कि उन्होंने कभी अपने को भारतीय नहीं माना और ये इसका मुख्य कारण वो 370 और 35A रहा है, जिसकी वजह से उनको एक विशेष दर्जा दिया गया, तब अपने को अलग मानते थे। तो किस तरीके से सेना के जितने भी जवान थे, अर्धसैनिक बल थे, जो हमारे ऑफिसर थे, कहीं ना कहीं इस तरीके से पत्थरबाजी होती थी लगातार और बहुत सारी जो दिक्कतें उनका सामना करना पड़ता था। इतना लंबा समय आपने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, तो किस तरीके की परेशानियाँ जो दिक्कतें थी उनका सामना करना पड़ता था? देखिए, विरोध का सामना तो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा करना पड़ा है और जनता का जो आक्रोश है वो सहन करना पड़ा है। लेकिन जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है, काफ़ी लंबा वक्त मैंने वहाँ लोगों के बीच में जो निकाला है, वो यही पाया है, अगर किसी बच्चे को या किसी को पूछ लो कि कश्मीर समस्या है क्या, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। अगर मैं ही आपके स्टूडियो में बैठे हुए कई लोगों से पूछूं तो वो भी यही चीज़ बताएगा। काफ़ी लोगों को उसकी गहराई नहीं मालूम कश्मीर समस्या क्या है, और यही चीज़ वहाँ के आम जन में है। क्योंकि वहाँ अगर किसी ने पत्थर उठाया है तो उसको ज़्यादा पता होना चाहिए मैं पत्थर क्यों उठा रहा हूँ, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है पत्थर क्यों उठा रहा हूँ। तो जो वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, लीडरशिप है, वो इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं नादानियों का फ़ायदा उठाती है। तो मुझे लगता है शायद आने वाला वक्त थोड़ा चेंज होगा और लोग तरक्की की तरफ जाएंगे इन चीज़ों को छोड़ते हुए। देश की जो पॉलिटिकल
पार्टी है, जैसे एक विपक्ष के रूप में देखा जाता है कांग्रेस को, कहीं ना कहीं जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, साथ ही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए खड़े नज़र आते हैं। तो इस तरीके की देश विरोधी बातें किसी प्रकार से सैनिक को या साथ ही और जो अर्धसैनिक बल हैं उनको आहत करती हैं? यहाँ मैं बिल्कुल एक निष्पक्ष बात आपको बताना चाहूँगा। ये जो पॉलिटिकल बातें जो है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, 32 साल का मेरा एक लंबा अनुभव रहा है सेना में रहते हुए, और आए दिन ये चीज़ हम देखते रहते, सुनते रहते हैं कि करते हम ग्राउंड में बहुत कुछ है, लेकिन अखबारों में जो सत्ता है या जो विपक्ष में है, जो हुक्मरान है, वो कई चीज़ें चलती हैं। तो हम लोगों ने इसको अपने फौज, सेना है या सैनिक हैं, इन लोगों ने अपने को काफ़ी दूर इन चीज़ों से रखा है कि हमारा जो संवैधानिक जो सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति है। संविधान हमें क्या बोलता है और जो भी गवर्नमेंट है हम उसके लॉयल होते हैं, यानी कि सरकार के, यानी कि झंडा, सरकार के भी नहीं, जो झंडा है, संविधान है, हम उसके प्रति लॉयल हैं। तो ये पॉलिटिकल बातें चलती रहती है, कभी कभी हास्यास्पद भी होते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट आया महबूबा मुफ्ती का और दूसरे लोग जो हैं अब्दुल्ला फैमिली का, तो ये हास्यास्पद भी है, वो होते हैं, देखते हैं, करते हैं, लेकिन होना जाना उसका कुछ नहीं है। तो जो अर्धसैनिक हैं या सैनिक हैं, उनको जो संवैधानिक जो दर्जा मिला है और जो उनको हक दिया गया है, उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं, और उनमें कोई छेड़छाड़ कोई सरकार नहीं करती है, ना ही मैंने अभी तक देखा है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, जो अपने बच्चों के लिए तो बाहर की एजुकेशन करते हैं, फॉरेन कंट्री भेजते हैं, लेकिन लोकल जो वहाँ पर पब्लिक है उसे इस तरीके का बरगलाने का काम करते हैं और पत्थरबाजी कराते हैं। कहीं ना कहीं देश की सेना के मनोबल में कोई कमी आती है। लेकिन जब इस तरीके की गतिविधियाँ देखते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं, जो आपने भी बताया मुझे, तो किस तरीके से देश की रक्षा के लिए देखते हैं उसे? देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपने बच्चों को जो अच्छी तालीम जो देने के लिए है, वो विदेशों में बच्चों को अपना भेजा है या बाहर भेजा है, या भारतीय मुख्य भूमि में जो उन्होंने उनको भेजा है, और वहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं उनको दी जाती हैं, लेते हैं और बच्चे पढ़ें। जो आमजन है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जनता है, तो वहाँ की जो जनता है उनके लिए अगर आप, मैं थोड़ा सा और साथ में और आप लोगों को बताऊंगा, दर्शकों के लिए, कि जब वहाँ पर जाएंगे तो आप देख कर हैरान हो जाएंगे। और मैं माफ़ी के साथ सभी को बताना चाहूँगा, मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक कटाक्ष के तौर पे लीजिए कि आप अगर खुद जाएंगे वहाँ पर और जिस हिसाब से आप देखेंगे कितना पैसा वहाँ पर सरकार दे रही है, तो आप खुद बोलेंगे कि कश्मीर को आज़ादी नहीं चाहिए, हमें कश्मीर से आज़ादी चाहिए। जितना पैसा वहाँ जा रहा है और सही तरीके से अगर वो लग जाए तो कश्मीर वाकई में जन्नत है। हमें स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्विट्ज़रलैंड यहीं पर है। देश का एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, जैसा आपने अभी बताया, कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके बदले हमें सिर्फ पत्थरबाजी मिलती है और देश विरोधी नारे लगते हैं। तो इस तरीके की गतिविधियों पर सर कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की हित की बात आती है, तो कहीं ना कहीं NSA, राष्ट्र विरोधी जो इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए सर। देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये बेहद इतनी बेहतरीन जो एक पृथ्वी पे जो हिस्सा है जो हमारे पास है, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, पृथ्वी का जन्नत बोलते हैं, वहाँ बेशुमार हमारा पैसा, हमारा और आपका हमारा पैसा जाता है, और बदले में आपने सही बोला, हमें पत्थर मिलते हैं। हम वहाँ इसके आप पैसे को आप फूल बोल दें, प्यार बोल दें कि हम प्यार देते हैं, वहाँ से पत्थर आते हैं। तो ये हुक्मरानों का है, क्योंकि उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी तभी बची रहेगी जब लोग नादान बने रहें, अपनी जो सरकार क्या कर रही है उन बातों से अनभिज्ञ बनी रहे, और वो जन्नत है, वो जो ऐसा शो करें कि ये जन्नत नहीं, इसको उन्होंने जहन्नुम बना रखा है, नरक बना रखा है, और इन्हीं चीज़ों का वो फ़ायदा उठाते हैं। और ये आपने देखा होगा बीच बीच में भी हाल फिलहाल में जो सरकार ने इन्हीं वजहों से जो आपने बताया है कि ये वहाँ की स्थिति बिगड़े नहीं, बीच बीच में इनको हाउस अरेस्ट और डिटेंशन में लिया जाता है। 14 महीने के बाद महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया। एक लंबी जो हाउस अरेस्टिंग थी चलिए, लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर छोड़ा गया आम जनता के बीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि पाकिस्तान और चाइना की मदद से 370 और 35A की बहाली करेंगे।
जब भी कोई हमारा सैनिक या कोई भी अधिकारी किसी भी तरीके की कोई गतिविधि करता है जम्मू कश्मीर में, तो उसके खिलाफ फतवा जारी किए जाते हैं, साथ ही उसे देश विरोधी बताया जाता है। जैसा कि आपको याद हो तो एक व्हीकल से बांधकर जब उन्होंने अपनी सैनिक थे हमारे कर्नल साहब जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, लेकिन उनको इस तरीके की सरकार की भी यातना झेलनी पड़ी, साथ में जो आम जनमानस था उसकी भी सुनवाई करनी पड़ी। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इस तरीके की कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती सर। नहीं, देखिए मैंने पहले ही बताया था, ये पॉलिटिकल स्टेट्समैन है, इनका कोई बेस नहीं है। ये तो आरोप लगा दो, आप आरोप किसी के ऊपर लगा दो कि इसने पैसा खाया, ये खाया, लेकिन उसका बेस क्या है, उसका मतलब कोई वजह तो होगी। अभी कश्मीर की बात आएगी और इसमें चाइना और पाकिस्तान का नाम नहीं आया तो वो तो हो नहीं सकता। पहले पाकिस्तान का पुरजोर तरीके से आता, अब जब पाकिस्तान को खुद देखो उनकी जो घर की हालत ही जो ख़राब है, तो अब चीन को लाना शुरू कर दिया कि चीन के साथ थोड़ा वो विवाद चल रहा है सीमा पर, लेकिन अब वो देश पुराना देश नहीं है, ये बदल चुका है। तो इनके जो जुमलेबाजी जो है, जिसको हम यही कहेंगे, जिसका कोई बेस नहीं है, तो इसका कोई सरोकार नहीं है आज के हालातों से। वो तो वहाँ की पब्लिक को उन्होंने अपनी स्टैंडिंग देनी है। उसमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बोली थी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, क्योंकि उन्हें मालूम है उनकी ज़मीन खिसक गई, तो उन्होंने ये शब्द बोलना है। तो उन्होंने सेफ पैसेज ढूंढा है, रास्ता, आसान रास्ता ढूंढा है, कैसे यहाँ से वो निकल के चले जाएं, जिससे कि पब्लिक की जो है वो बात भी ना आए, नहीं तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आम जन मानुस है जो 35A और 370 हटने से खुश है सर। देखिए होता क्या है कि जैसे अभी एक जोक चुटकुले के तौर पे लिया जाता है, राष्ट्र बड़ा महाराष्ट्र बड़ा, ठीक है, तो वैसे ही है कि भाई एक देश है, जब वहाँ जाते हैं कि वहाँ की विधानसभा 6 साल की है, हमारी 5 साल की है, वहाँ का संविधान अलग है, हमारा अलग है, यहाँ IPC लगती है, वहाँ RPC लगती है, रीजन पेनल कोड होता है, तो वहाँ का फ्लैग अलग है, यहाँ का फ्लैग अलग है। आपको हैरानी होगी कि 70 के दशक तक जो है वो वहाँ राष्ट्रपति होता था, वहाँ प्रधानमंत्री होता था, है ना, सदर रियासत और जो अपना वजीर आज़म वहाँ पाकिस्तान का होता था। तो बाद में ये धीरे धीरे सब चेंज होकर के अभी ये चीज़ें आई है। इसलिए तो वो कहते हैं कि हमारा वो झंडा आना चाहिए, वो स्टेटस वापस आना चाहिए। ना स्टेटस आएगा ना ये लोग आएंगे, इनको अपने घुटनों पे आना पड़ेगा और तभी अपनी पॉलिटिकल अपनी पारी शुरू कर सकते हैं, वरना जैसे बैठे हैं आराम से बैठे रहेंगे।